स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है फिजिकल स्टेट, हेलो एल्केन की फिजिकल स्टेट। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है सॉल्युबिलिटी। एंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है डेंसिटी। तो इन चार फिजिकल प्रॉपर्टी को आज हमें पढ़नी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ये फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 100% हर साल आता है। और ये क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है, सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर ही होती है, उनका रीज़न भी सिमिलर ही होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज के वीडियो लेक्चर में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में से जो है 100% जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, देखें तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जितने भी हेलो एल्केन होते हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि जितने भी हेलो एल्केन से मैक्सिमम हेलो एल्केन जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं फिजिकल स्टेट के अंदर। सबसे पहली बात यहाँ पे जो है जितने भी हेलो एल्केन से आर कलरलेस एंड लिक्विड इन स्टेट। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऑल द हेलो एल्केन्स आर कलरलेस एंड लिक्विड इन स्टेट। बट इसके जो है कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कौन कौन है, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन जो हमारे पास है RBr ब्रोमो एल्केन कॉमा RI यानी कि आइडो एल्केन आर कलर्ड व्हेन प्रेजेंट इन सनलाइट। यानी कि इन दोनों को जब सनलाइट की प्रेजेंस में लाया जाता है तो ये कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जैसे मैंने लिया RI, जैसे ही मैं इसको सनलाइट की प्रेजेंस में लाऊंगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि 1-2 मॉलिक्यूल के दोनों R जुड़ जाएंगे और दोनों मॉलिक्यूल के I2 जो है अलग हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि RBr एंड RI जो होते हैं कलर्ड होते हैं जब उनको एक्सपोज किया जाए किसके अंदर, सनलाइट के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट के अंदर जो है RI या RBr का जो ये बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा, जो हमारे 2 R है वो आपस में जुड़ जाएंगे और 2 आयोडीन है वो आपस में जुड़ जाएंगे और एल्केन और आयोडीन का फॉर्मेशन करेंगे। इस कारण से ये सारे के सारे जो होते हैं कलर्ड होते हैं। तो फिजिकल स्टेट पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, वाई RBr एंड RI कलर्ड। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार वापस बताना चाहूँ कि जैसे ही RI को सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में आएंगे तो क्या होगा, ये RI वाला बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा, 2 R ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में क्या निकलेगा, I2 निकलेगा। ये जो बना ये है हमारा एल्केन जो कि कलर्ड कंपाउंड है और ये जो हमारे पास था वो था हेलो एल्केन जो कि कलरलेस था। तो पहला क्वेश्चन फिजिकल स्टेट का यही बनता है, वाई RI और RBr आर कलर्ड इन नेचर वेयर एज अदर हैलाइड्स आर कलरलेस इन नेचर। हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को जनरल स्टेट में कहना चाहें तो हम यही कहते हैं कि जब लिक्विड को चेंज करना है गैसियस स्टेट में
तो उस समय जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अ पॉइंट वेयर लिक्विड इज बॉइल्ड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अभी सब हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा इन कंपाउंड्स के अंदर या हेलो एल्केन्स के अंदर। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हेलो एल्केन का मोलर मास बढ़ता जाएगा उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसके अंदर मैं CH3CH2Cl। तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके अंदर CH3CH2CH2Cl। तो यहाँ पे देखा जाए सब में जो है एक एक कार्बन और हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होता जा रहा है, और हाइड्रोजन और कार्बन एटम इंक्रीज होता जा रहा है मतलब इनका मोलर मास भी इंक्रीज होता जा रहा है। और मोलर मास इंक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है देखें इसके अंदर। तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, फिर इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, फिर इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करें। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या दिख रही है कि मोलर मास जो है वो तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या ये जो एरिया है सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरी बात करेंगे कि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो रहा है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल वो भी इंक्रीज होगा। यानी ये कह सकते हैं कि मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा उसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स में किसके बीच में कह रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल के बीच में कह रहा हूँ, न कि इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूक्लियस के बीच में कह रहा हूँ। हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही उसका फैलाव ज़्यादा होगा, और जितना ही फैलाव ज़्यादा होगा दूसरे मॉलिक्यूल आपस में जाकर ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, और ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो उनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से पहली कंसिडर की अपन ने, पहली बात जो कंसिडर की है बॉइलिंग पॉइंट की है वो मोलर मास के टर्म में की है। अब बॉइलिंग पॉइंट का नेक्स्ट जो बात है वो बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। जितनी साइड चेन ज़्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। उसका रीज़न क्या है देखते हैं। आपने जो है एन एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन ये चीज़ें पढ़ी है, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को लेके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया CH3, दैट इज एन पेंटेन। फिर लिया मैंने यहाँ पे आइसोपेंटेन। तो इस कंडीशन के अंदर, और तीसरा जो हम लेंगे यहाँ पे नियोपेंटेन। ये हमारा नियोपेंटेन। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एन पेंटेन एक भी साइड चेन नहीं, आइसोपेंटेन एक साइड चेन, नियोपेंटेन दो साइड चेन। तो साइड चेन सबसे ज़्यादा किस में है, नियोपेंटेन में। तो सबसे कम मोलर मास किसका, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, नियो का। उसके बाद किसका होगा, आइसो का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, एन पेंटेन का। ऐसा क्यों होता है इसको समझना चाहें तो यहाँ पर आप क्लियरली देखें, इसका सरफेस एरिया, फिर इसका सरफेस एरिया, और फिर इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, एन का ज़्यादा है। और जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के बात किस पर आ रही है, सरफेस एरिया पर ही आ रही है। यानी एरिया बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा,
एट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो एन आइसोनियो में भी यही ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया पर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है एन के अंदर, फिर होता है आइसो में, और फिर होता है नियो के अंदर। अभी तो हमने क्या किया था, सभी एक तरीके के हेलोजन लिए थे, यानी सब में क्लोरीन 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 प्रेजेंट था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाहूँ कि एक जगह मैंने ले लिया CH3F, फिर ले लिया मैंने CH3Cl, फिर ले लिया मैंने CH3Br, और फिर ले लिया मैंने इसके अंदर CH3I। अब इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा मोलर मास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इधर से इधर जा रहे हैं तो सब में CH3 है, और सब CH3 की जो साइज होगी वो बराबर होगी। लेकिन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एटम हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हमें ये मालूम है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, उसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर तीनों पॉइंट के अंदर एक ही चीज़ कंसीडर हो रही है, वो है सरफेस एरिया, उसी को याद रखना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो कितना ईजी कॉन्सेप्ट है, और ईजी कॉन्सेप्ट होने का हम ईजी टू वे इसको हैंडल कर सकते हैं, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आती है। हम अगली बात करें बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट में, तो हमारे पास ये कंपाउंड है, ये हमारे पास नेक्स्ट दूसरा कंपाउंड है, नेक्स्ट ये जो है हमारे पास तीसरा कंपाउंड है। अब इसमें आपको क्लियर होगा कि ये तो ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा आइसोमर है, और लास्ट जो बचा ये है पैरा आइसोमर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर्स में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 से 4 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझें। तो सबसे पहले अपने को देखना है, एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट आया मीन्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखें ये वाला एरिया पूरा फ्री है इसका, यहाँ पर देखें ये वाला एरिया, यहाँ पर देखें ये वाला एरिया भी फ्री है, और ये वाला एरिया भी फ्री है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा किसका फ्री है, इस वाले का, क्योंकि दोनों जगह से मॉलिक्यूल कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एक जगह से, और इसमें भी क्या होगा, एक जगह से। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पैरा का होगा, फिर किसका होगा इसके अंदर, मेटा का होगा, और फिर किसका होगा, ऑर्थो का होगा। कारण क्या है, रीज़न इसका यही है कि यहाँ पर सरफेस एरिया जो है इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा इट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। कुछ बुकों के अंदर इसका आंसर देते हुए ये कहा गया है कि ड्यू टू सिमेट्री, और सिमेट्री के कारण ही तो सरफेस की बात हो रही है, सिमेट्री और सरफेस कोई अलग अलग थोड़ी है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि सिमेट्री के कारण या सरफेस के रीजन के कारण जो है ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है पैरा आइसोमर का वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट का जो पॉइंट टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा तीसरा है वो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के अंदर हमें देखना है कि एक तरफ तो है हमारा हेलो एल्केन, दूसरी तरफ है हमें हमारा वाटर, इन दोनों को एक दूसरे में डिसॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होगा,
कि जब भी कोई चीज़ डिसॉल्व होती है तो ये जो बॉन्ड है, ओल्डर बॉन्ड टूटते हैं और न्यूअर बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ये जो ओल्डर बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बॉन्ड आर ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन होने के साथ साथ क्या करते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं और इस एनर्जी के रिलीज होने के कारण क्या होते हैं, न्यूअर बॉन्ड बनते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं। लेकिन हेलो एल्केन में क्या होता है कि जब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं या टूट रहे होते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है कि नए बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड हो सके। तो इस कारण से ये कहा जाता है कि हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। इसका रीज़न क्या है कि जो ओल्डर बॉन्ड टूट रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, उनसे इतनी इनफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है कि नए बॉन्ड बन पाए। इस कारण से हेलो एल्केन जो है वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट बात करें इसके डेंसिटी की। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर है? तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो हम इसके अंदर लें CH3Cl, CH3CH2Cl, नेक्स्ट CH3CH2CH2Cl। सबसे ज़्यादा मास किसका है, लास्ट वाले का, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी और लास्ट में इसकी। तो यहाँ पे जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब यही केस ले लिया जाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन ले लिए, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन ले लिए तो इसमें भी देखा जाए मोलर मास किसका बड़ा है, इस वाले का बड़ा होगा, आयोडीन का, तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मोलर मास का कॉन्सेप्ट चल रहा है।